हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, परावर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। Transition elements show variable oxidation states in their compounds। अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एक ही ट्रांजिशन एलिमेंट में एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पॉसिबल होती हैं। वो +2, +3, +4, +5, +6 कई प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो है वो एक ही ट्रांजिशन एलिमेंट शो करता है। उसका क्या रीज़न है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब नॉर्मली क्या होता है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रांजिशन एलिमेंट लूजेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल। जो बाह्यतम कक्ष है उससे इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से निकलता है। यदि +1 ऑक्सीकरण अवस्था है तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलता है, +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। Now this variation is due to the very small difference of energy between 3d and 4s। इसमें जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यदि हम 3D सीरीज की बात करें तो उसमें जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो 4s है। तो सबसे पहले तो जब ऑक्सीकरण अवस्था वो ऑक्सीकरण अवस्था वो दर्शाएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 4s एलिमिनेट होते हैं। बट इन these transition element there is little difference of energy between 3d and 4s। जो 3d और 4s की ऊर्जा है उसमें अंतर बहुत ही कम होता है, और इस कारण से जो 3d के इलेक्ट्रॉन है वो भी बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। दे ऑल्सो टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन भी उस ऑक्सीकरण अवस्था में इन्वॉल्व होते हैं, और इस कारण से ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो यदि प्रश्न आता है कि व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका रीजन है बिकॉज देयर इज लिटिल डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन NS and N-1d orbital, and that's why they both are involved in bond formation। और उसमें क्योंकि पार्शियली फील्ड डी N-1d ऑर्बिटल है और बॉन्ड फॉर्मेशन में NS के साथ N-1d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व हैं, इस कारण से वो कई ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। Most obvious characteristic chemical properties of the transition element is the occurrence of variable oxidation state। Now, all transition metals from titanium to copper exhibit two or more oxidation state। टाइटेनियम से लेकर के कॉपर तक, इसमें हम स्कैंडियम और जिंक को छोड़ देंगे, उसके अलावा जितने भी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं 3D सीरीज के, वो दो या उससे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो है वो दर्शाता है। और उसका फिर रीज़न है देयर इज लिटिल डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन 3D एंड 4s, एंड दैट्स व्हाई दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब स्कैंडियम में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, टाइटेनियम में 2, 3 एंड 4 है, पर उसमें ज़्यादा स्टेबल जो ग्रीन कलर में हमने शो कर रखे हैं, ब्लू कलर में, वो ज़्यादा स्टेबल हैं। इसी तरह से वेनेडियम में ये है, क्रोमियम में ये सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। मैंगनीज में सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, +7 तक ऑक्सीकरण अंक ये दर्शाता है। फिर आयरन में ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, कोबाल्ट में ये है, निकल में ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, कॉपर में ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, और जिंक में ये पॉसिबिलिटी है। तो स्कैंडियम और जिंक, इसमें केवल एक एक ऑक्सीकरण अवस्था ही संभव है, जबकि टाइटेनियम से लेकर के कॉपर तक 2 से ज़्यादा और सबसे सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो है वो मैंगनीज के केस में पॉसिबल है, बिकॉज मैंगनीज है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन N-1d ऑर्बिटल। अभी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट स्लाइड में शो करेंगे। तो उसमें जो 3d ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और 4s के 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 7वां इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है। दैट्स व्हाई इट शोज दीज डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। From scandium to manganese, the maximum oxidation state increases।
स्कैंडियम से लेकर के मैंगनीज तक, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि उसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की संख्या जो है बढ़ती जाती है, corresponding to the involvement of all the electrons in 3D and 4s। 4s के दो इलेक्ट्रॉन तो इन्वॉल्व हैं ही, और उसके अलावा 3D में नॉर्मली जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से त्यागे जा सकते हैं। तो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी और वो ऑक्सीकरण अवस्थाएं सामान्यतया दर्शाता है। That is from +3 in scandium to +7 in manganese। स्कैंडियम में +3 और मैंगनीज में +7 तक जो है वो ऑक्सीकरण अवस्था वो दर्शाता है। अब इसमें स्कैंडियम जो है उसमें +2 ना होकर के जो मोस्ट स्टेबल जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। It normally does not have +2 oxidation state, whereas all other transition element has +2 oxidation state। अब इसका रीज़न ये है बिकॉज 4s इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फर्स्ट व्हेन ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म्स आयंस। जब ट्रांजिशन एलिमेंट आयन बनाते हैं तो पहले 4s इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और फिर उसके बाद n-1d यानी कि 3d के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इसमें स्कैंडियम में 3d में केवल एक इलेक्ट्रॉन है तो वो आसानी से त्यागा जा सकता है। तो इसलिए स्कैंडियम की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है। The maximum oxidation state decreases from manganese to zinc। मैंगनीज तक तो वो बढ़ रहा है, फिर उसके बाद मैंगनीज से जिंक तक वापस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की संख्या जो है वो कम होती जाती है। और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि मैंगनीज से जिंक तक फिर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता जाता है, जो 3D में अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो कम होती जाती है। तो इसलिए फिर इसमें जो ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या जो है वो भी कम होती जाती है। This is because the pairing of d electron occurs after manganese, that is based on Hol's rule, which in turn decreases the number of available unpaired electron। जिंक से लेकर के मैंगनीज से लेकर के जिंक तक जो अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कम होती जाती है। तो मैंगनीज में जो +7 ऑक्सीकरण अवस्था है वो जिंक तक आते आते उसमें जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है। Scandium is the one of the two elements in the first transition metal period which has only one oxidation state। स्कैंडियम जो सबसे पहला है और जिंक जो कि सबसे लास्ट मेंबर है वो जो है वो दोनों एक एक ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाते हैं। और जिंक में जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या होगी? केवल +2 होगी, क्योंकि उसमें +2 के बाद जो 3D में 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं जो कि सभी पेड हैं, और पेड इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं होता है, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इसमें केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ऑल द अदर एलिमेंट्स हैव एटलीस्ट 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, कम से कम दो से ज़्यादा भी हो सकती है। और मैंगनीज विच इज़ इन द मिडल ऑफ द पीरियड हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसा कि इसमें बताया मैंगनीज की +2 से स्टार्ट होकर के +7 तक भी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रखा है 3D ट्रांजिशन सीरीज़ का, और 3D ट्रांजिशन सीरीज़ में स्कैंडियम से स्टार्ट होकर के जिंक तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दर्शाया गया है। इसमें स्कैंडियम में 4s के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 3D में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि लूज होकर के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। टाइटेनियम में +4 होती है। वेनेडियम में +2, +3, +4 और +5, ये जो सबसे कॉमन ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो ये इसमें दर्शाई गई हैं। क्रोमियम में +2, +3 और +6। मैंगनीज में जैसा कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं +2, +3, +4, +6, +7, ये सबसे कॉमन है। अब इसमें जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे जैसे हम स्कैंडियम से स्टार्ट होकर के और मैंगनीज तक आ रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें 1 था, इसमें 2 हैं, फिर इसमें 3 हो गए, फिर इसमें 5 और 1 यहाँ पर है 6 हो गए, फिर इसमें 4s के 2 और फिर ये 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन 3D के हो गए। तो इस तरह से मैंगनीज में जो
ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, +7 तक शो करता है। फिर अब हम मैंगनीज से लेकर के जब जिंक तक प्रोसीड करते हैं तो इसमें पेयरिंग हो रहा है, यहाँ पेयरिंग हो गया, इसमें 2 जगह पेयरिंग हो गया, इसमें 3 जगह पेयरिंग हो गया। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे जैसे हम आयरन से लेकर के और जिंक तक जा रहे हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती जा रही है, तो उसमें फिर ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या भी कम होती जाती है। अब इसमें जैसा कि हम देखेंगे क्रोमियम में भी हालांकि ज़्यादा स्टेबल नहीं है, पर +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी हो सकती है, और कॉपर में भी +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी हो सकती है, क्योंकि इसमें +1 के बाद हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल बच जाता है। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल बच गया, और इसमें कॉपर में भी एक इलेक्ट्रॉन ये निकल जाने के बाद फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच गया है। तो क्रोमियम और कॉपर में +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी पाई जाती है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट इन सिंपल आयन। जो ट्रांजिशन एलिमेंट जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कि +1 या +2 या +3 है, उसमें तो वो सिंपल आयंस के रूप में होते हैं, जैसे कॉपर +1, कॉपर +2, कॉपर +3 एंड सो ऑन। However, transition element do not form simple ions in higher oxidation state. यदि ट्रांजिशन मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था +4 से लेकर के +7 तक है, तो वो सिंपल आयन में ना होकर के कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में होता है। जैसे मैंगनीज जो है वो परमैंगनेट आयन के रूप में, क्रोमियम जो है वो क्रोमेट या डाइक्रोमेट आयन के रूप में, या इस तरह से सिंपल आयंस के रूप में ना होकर के और कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में एग्जिस्ट होता है। अब इसका कारण क्या है? दिस इज ड्यू टू टू मच ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव टू मनी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था होगी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने होंगे, और इन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मच अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड एंड वुड रिजल्ट इन आयन ऑफ एक्सट्रीमली हाई चार्ज डेंसिटी, जिससे कि जो आयन बनेगा वो एक्सट्रीमली हाई चार्ज डेंसिटी का होगा। तो इसलिए उस केस में कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो बनते हैं। Compounds of ion containing transition element in higher oxidation state are usually bonded covalently to electronegative atoms like oxygen or fluorine. अब ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कंपाउंड और आयंस कंटेनिंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स +4 से +7, दे आर यूजुअली बॉन्डेड कोवेलेंटली। जो कंपाउंड्स इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो यूजुअली आयनिक होते हैं, और कंपाउंड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दे आर यूजुअली कोवेलेंट। और जब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कि यूजुअली कोवेलेंट नेचर के होते हैं, दे आर यूजुअली कोवेलेंटली लिंक्ड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अधिकतर ये अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ जुड़े हुए होते हैं। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एलिमेंट जो जुड़ा हुआ होता है कंपाउंड में, वो कोवेलेंट लिंक से नॉर्मली ऑक्सीजन या फ्लोरीन होते हैं। Transition metal ions in higher oxidation state have covalent characteristics and tend to make good oxidizing agent. ये एक और फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो जो कंपाउंड है वो कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक वाला होता है, एंड दे मेक देम गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे इसमें हम उदाहरण ले रहे हैं, पर्पल मैंगनेट आयन, जो पोटेशियम परमैंगनेट में परमैंगनेट आयन है जो कि पर्पल कलर का होता है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट में जो ऑरेंज कलर का डाइक्रोमेट आयन होता है जो कि Cr2O72- है, दे आर फेमिलियर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अधिकतर हम कई सारी ऑक्सीकरण क्रियाएं पढ़ते हैं, उनमें ऑक्सीकारक के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट का हम प्रयोग लेते हैं। द ऑक्सीडाइजिंग पावर इज इंडिकेटेड बाय द हाईली पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। Elements with the large positive value of standard electrode potential are good और strong oxidizing agent, जिनमें
जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान जो है वो अधिक धनात्मक होता है, यानी कि उनका अपचयन आसानी से होता है, दे आर इजीली रिड्यूस्ड। और अपचयन आसानी से होता है इसका मतलब वो ऑक्सीकारक के रूप में काम में लेते हैं, क्योंकि जो स्वयं आसानी से अपचयित होते हैं वो दूसरे का क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण कर देते हैं, और इसलिए ये ऑक्सीकारक के रूप में काम में आते हैं। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट है या पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये ऑक्सीकारक के रूप में काम में आते हैं। और यहाँ पर ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव अधिक धनात्मक मान है, यानी कि इनका आसानी से अपचयन हो रहा है। आसानी से अपचयन हो रहा है इसका मतलब ये ऑक्सीकारक के रूप में काम में। Next point is there is tendency for intermediate oxidation state to disproportionate असमानुपातन। जो इंटरमीडिएट जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उनमें असमानुपातन होता है। असमानुपातन या डिस्प्रपोर्शनेशन इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब जिसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीकरण भी होता है। तो अब इसमें क्या होता है, जब डिस्प्रपोर्शनेशन होगा तो एक जो प्रक्रिया होगी उसमें ऑक्सीकरण अंक की बढ़ोतरी होगी, यानी कि ऑक्सीकरण होगा, और दूसरा होगा उसमें ऑक्सीकरण अंक की कमी होगी, यानी कि अपचयन होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर कॉपर प्लस आयन, इट इज चेंज टू कॉपर विद ऑक्सीडेशन स्टेट 0 एंड कॉपर प्लस 2। तो एक में +1 से 0 यानी कि ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है, अपचयन हो रहा है, और एक में +1 से +2 यानी कि ऑक्सीकरण अंक में बढ़ोतरी हो रही है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अपचयन और ऑक्सीकरण, ये अपचयन हो रहा है या ऑक्सीकरण हो रहा है, दोनों साथ साथ में हो रहे हैं। तो इस प्रकार का असमानुपातन या डिस्प्रपोर्शनेशन भी होता है, अर्थात इनमें रेडॉक्स रिएक्शन की कैपेसिटी होती है। Next point is stability of a particular oxidation state may be affected by the pH of the solution। जो पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व जो है वो कई बार पीएच के द्वारा भी प्रभावित होता है। उस विलयन का पीएच क्या है, जैसे उदाहरण के तौर पर जो परमैंगनेट आयन है दैट इज स्टेबल इन एल्कलाइन solution but decomposes readily to MnO4 minus ion in acidic solution। इसमें जो MnO4 2- आयन है वो क्षारीय माध्यम में स्थायी होता है, पर जैसे ही अम्लीय माध्यम हम काम में ले रहे हैं तो अम्लीय माध्यम में डिकम्पोज होकर के MnO4- आयन में अपघटित हो जाता है। तो इसलिए कोई पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसका स्थायित्व जो है विलयन के पीएच के मान पर भी निर्भर करता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं उनकी स्टेबिलिटी के बारे में और उसके बारे में भी बताता है। फिर +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट इज +2 एंड +3। अधिकतर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 और +3 है। +2 तो क्यों, क्योंकि उसमें NS के जो इलेक्ट्रॉन है जिसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकलते हैं, तो इसलिए +2 ऑक्सीकरण अंक सबसे कॉमन है और साथ में +3 ऑक्सीकरण अंक भी कॉमन है। All the transition elements from titanium to copper exhibit both these two oxidation state in their compound। टाइटेनियम से स्टार्ट होकर के कॉपर तक, स्कैंडियम और जिंक को छोड़ दें तो बाकी टाइटेनियम से लेकर के कॉपर तक इन सभी तत्वों में लगभग ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 तो होती है। The relative stability of +2 oxidation state increases but the stability of +3 oxidation state decreases along the period। along the period यानी कि टाइटेनियम से लेकर के यदि हम कॉपर तक जाते हैं तो जो रिलेटिव स्टेबिलिटी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी तो इंक्रीज होती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है वो अलोंग द पीरियड डिक्रीज होती है। अब इसका रीजन क्या है, द इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बाइंड द डी सबशेल इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली। जैसे जैसे हम पीरियड में यानी कि टाइटेनियम से कॉपर की तरफ जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज यानी कि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो बढ़ती जाती है, तो न्यूक्लियर चार्ज भी उसमें साथ साथ में बढ़ता जाएगा।
तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण से इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली हेड एंड देयर बाय इंक्रीजिंग द डिफिकल्टी ऑफ रिमूविंग द थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डी ऑर्बिटर। तो जब न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे हम पीरियड में जा रहे हैं टाइटेनियम से कॉपर की तरफ तो बढ़ता जाएगा, और ये बढ़ते जाने के कारण जो थर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल से निकलेगा उसका रिमूवल जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए +3 जो स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी हम जब पीरियड में आगे बढ़ते जाते हैं तो वो घटती जाती है। The relative stabilities of +2 and +3 oxidation state in aqueous solution can be predicted based on the standard electrode potential. जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसके आधार पर हम +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का एक्वा सॉल्यूशन में जो है स्टेबिलिटी के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। और इसके लिए कंसेप्ट ये हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, जितना रिडक्शन पोटेंशियल का मान ज़्यादा होगा लेसर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ आयन, उस आयन की जो स्टेबिलिटी है वो रिलेटिवली उतनी ही कम। अब कुछ और मुख्य बिंदु हैं। वन पॉइंट अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल डिजर्व्स पर्टिकुलर अटेंशन। ट्रांजिशन मेटल आयंस विद चार्जेस लार्जर देन +3 कैन नॉट एग्जिस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन। कुछ और महत्वपूर्ण बातें स्लाइड में दर्शाई गई हैं, और उसमें पहली बात यह है कि ट्रांजिशन मेटल आयन विद चार्ज लार्जर देन +3, जिन ट्रांजिशन मेटल आयन पे जो चार्ज है वो +3 से ज़्यादा होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अभी एक एग्जांपल भी हम इसमें लेंगे। टू कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन विच मैंगनीज इज ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम +2 to +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंगनीज मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में +2 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो अब यहाँ पर Mn+2 एक्वस जली विलियन में, इसमें हम वाटर ले रहे हैं, तो ये MnO4- आयन में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये जो MnO4 when manganese atom is oxidized from Mn+2 to +7 it becomes more electronegative। जब चार्ज बढ़ जाता है +2 से +7 हो गया है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाने के कारण इट हैज़ enough electronegativity to react with water to form the covalent oxide MnO4-। तो क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है तो वाटर के साथ ये रिएक्ट करके कोवेलेंट ऑक्साइड MnO4- आयन बना देता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उससे यदि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट करके और कोवेलेंट ऑक्साइड जो है वो बना लेता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाने के बाद। Next point, it is useful to have a way to distinguish between the charge on a transition metal ion and oxidation state of transition metal ion। जैसे हम कोई भी मेटल M है उस पे +3 लिख रहे हैं, तो ये जो है ये चार्ज हो गया उस मेटल आयन पर उसमें विद इन ब्रैकेट हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये जो ब्रैकेट में हम शो कर रहे हैं, ये ब्रैकेट में जो वैल्यू शो हो रही है वो ब्रैकेट वैल्यू जो है वो ब्रैकेट वैल्यू उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रही है, यानी कि जो मेटल आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरह से हम चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अलग अलग। Mn7 manganese +7 oxidation state is not only the example of oxidation state powerful enough to decompose water। केवल ये मैंगनीज का ही एग्जाम्पल नहीं है, मैंगनीज के अलावा वेनेडियम आयन है, वेनेडियम आयन के अलावा क्रोमियम आयन है, ये भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वाटर के साथ कोवेलेंट ऑक्साइड्स जो है वो बनाते हैं। जैसे वेनेडियम के केस में VO2+ और VO2+, क्रोमियम के केस में जब ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है तो क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन के रूप में वो इस तरह से एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उससे रिलेटेड है। थैंक यू।